Hello everyone. So today we going to discuss Karl Marx introduction and his dialectical historical materialism, how Karl Marx play an important role in sociology. So before starting, I want to say something what earlier we discussed already and uh, let some other participants come and we will start. Okay. So कल हमने मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कंसेप्ट को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने उनके आइडियल टाइप, सोशल एक्शन, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, उस पर डिस्कशन किया। It's a very good discussion with all the participants. You can listen out. Already recording available in the channel, and you can listen out that how discussion happen and how participants speak on that discussion. So you can listen out in that discussion. डेली बेसिस पे हम थिंकर्स के कुछ कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमने जो नॉलेज गेन करी है रिलेटेड टू सोशोलॉजी अदर थिंकर्स की, और जो भी इसके क्लासिकल थिंकर्स हैं या 26 थिंकर्स जिनको हम यूजीसी नेट के कोर्स में पढ़ते हैं, तो उनको हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं और आज के सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो कार्ल मार्क्स को आज हम चालू कर रहे हैं। आज हम उनका डिस्कशन, उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उनको जानने की कि क्या उनका रोल रहा है सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में भी लोग उनको पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, और भी कई सब्जेक्ट्स में उनका अपना अलग अलग पार्ट्स में रोल है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने काम किया था। और थोड़ा से मैं उनका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऐड होते जाएंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनसे रिलेटेड रखते जाएं। और टॉपिक अगर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आज हम इनके बायोग्राफी, इनकी इंट्रोडक्शन की क्या इन्होंने कर रखा है, इनके पॉपुलर कंसेप्ट्स और रिलेटेड इनका डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कि इन्होंने हेगल और जो है जो है फ्यूरबक के साथ इनका कंपैरिजन, और कैसे उन्होंने अपना एक जो है उसमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच दी थी, कैसे इकोनॉमी से उसको जोड़ा था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स को कोई परिचय की जरूरत नहीं है। वैसे तो कार्ल मार्क्स को सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से आर्ट साइड के या जो भी रेवोल्यूशनरी भी होता है या कम्युनिस्ट होता है वो कार्ल मार्क्स को जानता है। कार्ल मार्क्स को पढ़ना अपने आप में ही एक अलग पर्सपेक्टिव को सोचना है, एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को जानना है, समाज में फैली हुई जो ऊंच नीच है उसको समझना है और क्लास सिस्टम को समझना है। उसके लिए हम कार्ल मार्क्स को पढ़ें, और कार्ल मार्क्स को पढ़ते हुए हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से बॉर्जुआ क्लास डेवलप हुई, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ सोसाइटी में, और ये एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हिस्टोरिकली जो है इवॉल्व होता चला आ रहा है और बढ़ता चला आ रहा है, और आज भी जो है ये इवॉल्व होता ही जा रहा है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे इसको। कार्ल मार्क्स अगर देखा जाए सोशियोलॉजी में भी तो सबसे ओल्ड थिंकर्स में से एक है। इनका जन्म 1818 में हुआ था
और 1883 में इनकी डेथ हुई थी। 1818 में he was born and he was died in 1883. So Karl Marx was a German thinker, and he was born in Prussia in Germany. Okay, and he studied at the University of Bonn and Berlin, and after that he was giving and the research is coming in the research field, and his doctoral thesis is philosophy in philosophy from the University of the Jena. And after that, he met with the Frederick Engels in Paris and becoming a lifelong friend. And after that, both of them exactly working in the field of historical materialism and how exactly bourgeois class developed historically. This is how they or both of them exactly work together. And he exactly becoming the 18th Louis Bonaparte. He's one of that. I can say that the book was published. That is the 18 Brumaire of the Louis Bonaparte that was published earlier, and his contribution to the critique of the political economy that was also published earlier. Capital volume was published in 1867, and after that he was met with the Jenny, who was his wife and all. So this is just a biographical overview of the Karl Marx, and today we exactly going to discuss about his dialectical approach, that how he exactly came with that. Because the last in August, the last paper which was conducted by the UGC NET, there is a question from the dialectical materialism, I think so. Yeah. So I already posted that question in the channel, which was all asked in the examination, and that is related to the dialectical. Okay. So as you know that Karl Marx was influenced by the Hegel, and Hegel exactly working as an idealistic philosophy. He was ideal. He mostly working on the idealism. Okay, the philosophy of idealism. So, German philosopher, that is the Hegel, exactly working on that, and from there, Karl Marx influenced and giving his historical materialism approach that we study and we know about that. तो डायलेक्टिकल जो इनका कंसेप्ट था वो इन्होंने हेगल से लिया था, और डायलेक्टिकल जो कंसेप्ट है वो अब की बार एग्जामिनेशन में भी उसको पूछा गया था, आपने देखा होगा. The dialectical is both ways, so not a single way. That is the question exactly asked in the examination. Dialectical दोनों तरीके से होता है. Dia का मतलब होता है through, and through the dialectical means दोनों तरीके से हम उस चीज को देखते हैं. एक हैंड में जहां हम डायनेमिक प्रोसेसेस को देखते हैं, जहां पे हम एक प्रोसेस, एक रिलेशन, एक डायनेमिक, एक कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हैं, जो कि एक डायनेमिक है रेदर देन द स्टैटिक ऑफ द थिंकिंग अबाउट द वर्ड. वहीं दूसरी तरफ जो है हम इस एक स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं, एक स्टैटिक वर्ड को देखते हैं, जिसमें प्रोसेस रिलेशनशिप एक स्टैटिक वे से चल रहे होते हैं, जो कि हेगल का पर्सपेक्टिव था, हेगल का मानना था. और हेगल ये भी कहते थे कि आइडिया जो होता है वो पहले आता है, बाद में आइडिया से कुछ इकोनॉमिक या मटेरियलिस्टिक चीजें जनरेट होती हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने जो है कहा था कि आप शायद उल्टा अपने सर के बल चीजों को देख रहे हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि पहले पहले मटेरियल आता है, उसके बाद कहीं आइडिया जनरेट होता है मटेरियल से. सो दैट इज व्हाट द Karl Marx exactly think about that theory. And as I already told you about the philosophy of the idealism was given by the Hegel. Hegel exactly also given very much important to the mind and the mental production rather than the material product. वो आइडिया में ज्यादा बिलीव करते थे और मेंटल
कैसे मेंटल एबिलिटी डेवलप हो रही है, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर कैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उसके बाद डेवलप हो रहा है, उसकी ओर ज्यादा वो फोकस रखते थे अपना। So it is a social definition of the physical and the material world that matter most, and not these words themselves. Okay, so it is an extreme form, and that was given by the Hegel. After that, Marx exactly understand in the economic way and give him his own theory of that dialectical. Feuerbach is exactly taken it more religiously. फ्योरबक ने इसको रिलीजन के बेसिस पे फोकस किया था और बताया था कि गॉड कुछ और नहीं है बल्कि एक सिंपली प्रोजेक्शन है जो पीपल सोचता है, और पीपल अपने आप से उसको डिटैच्ड रखता है। ओके, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ओके, एंड क्योंकि गॉड है तो उसका एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो बना लेता है, उसको एक परफेक्ट ऑलमाइटी होली रूप में देखता है। दैट इज व्हाट द फ्योरबक एग्जैक्टली थिंकिंग अबाउट, and that is how the Karl Marx exactly thinking about that religion is coming out after that economy. The material exactly firstly came. Even he examined that seemingly material process like the labor. Hegel was looking only on the abstract mental level, but the Marx exactly thinking about the labor is real. Okay, तो उनका ये मानना था कि लेबर जो है वो रियल है। ठीक है, खैर मैंने काफी कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें बता दी हैं, हालांकि इसमें ज्यादा बताया जाएगा तो मैं ही बोलता रह जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आज क्योंकि हमारे साथ कोमल जुड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स को अगर उसने जो भी पढ़ा है, उसने जो भी सीखा है इसके बारे में अभी तक, तो वो एक्सप्लेन करे यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स में उसने क्या पढ़ा, कार्ल मार्क्स को कितना जाना, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और ये सब चीजों के बारे में वो क्या जानती है। यस कोमल। कोमल, इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक, जस्ट अपना जो माइक है उसको ऑन करके तुम स्पीक कर सकती हो अगर तुम बोलना चाहो। वैसे हमारे साथ रोली जुड़ी है, ये हम रोली से बात करते हैं। यस रोली, इफ यू वांट टू स्पीक जस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोली। तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इस पे अपनी जो है प्रकाश डालो और इसको थोड़ा से रिप्रेजेंट। कार्ल मार्क्स एक जर्मन थिंकर थे जिससे कि इन्होंने अपने एक मिनट कार्ल मार्क्स कोई बात। हाँ कोमल। हेलो, हाँ भैया, हेलो सॉरी कोमल। सॉरी थोड़ा सा। हाँ हाँ, अच्छा इट्स ओके। हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। यस राइट। मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं मार्क्स को। वो मतलब सोसाइटी में सारे कुछ उनका पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक्स का, मतलब वो सारी चीजों को इकोनॉमिकली देखते हैं। बिल्कुल। और डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, सरप्लस लेबर, क्लास स्ट्रगल, एलिनेशन और फॉल कौन सी थोड़ा सा वो हो रहा है। हिस्टोरिकल हाँ मटेरियलिज्म, हाँ मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, टू डायलेक्टिकल टर्म्स मटेरियलिज्म। नेवर यूज्ड बाय मार्क्स। और डायलेक्टिकल हेगल का है। हाँ डायलेक्टिकल हेगल का। हेगल का है। डायलेक्टिकल हेगल का। हेगल का है। और क्योंकि डायलेक्टिकल हेगल, आइडियलिज्म के ऊपर उन्होंने बात करी थी और इन्होंने हाँ उसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बना दिया था। हाँ कार्ल मार्क्स हाँ। का मानना था कि हाँ ठीक। यस। और सो हेगल कहता है हाँ सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए आइडिया। मार्क्स कहता है कि नहीं, मटेरियलिज्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वो मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस्ड थे मार्क्स। उनका मानना था कि इकोनॉमी से ही जो है हर चीज जनरेट हुई है, और इकोनॉमी से ही स्टेट बना, एजुकेशन बनी, फैमिली बनी, रिलीजन बना। लेकिन हेगल का ये मानना था कि पहले आइडियोलॉजी आती है, आइडियोलॉजीज से एजुकेशन बनते हैं, रिलीजन बनते हैं, लॉ बनते हैं, और फिर जाकर के कहीं इकोनॉमी मैटर्स करती है। तो उल्टा था दोनों का सोचने का तरीका। बट यही था कि हेगल से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर के उन्होंने अपना ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, और उसके बाद वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे गए थे। हाँ हाँ। हम्म, और हम्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, न्यू आइडिया, इनका मेथोडोलॉजी था कि हिस्ट्री को देखने का, सोशल मतलब सोसाइटी कैसे चेंज हुआ, सोसाइटी सोशल कैसे चेंज। चेंज हुआ, कैसे सोशल चेंज हुआ। या हाँ, राइट। और materialism हाँ, हम्म, materialism is the basic of the sociology thoughts because from मैक्स materialism कंडीशन को देखते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स फैक्टर को देखते हैं, स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हम्म, हाँ, किस तरीके से सोसाइटी डेवलप हुई और हाँ। हिस्टोरिकली चीजें कैसे डेवलप होती चली आई। हम्म। क्योंकि जब इन्होंने हिस्टोरिकली चीजें देखी तो उस समय हिस्टोरिकली जो सबसे बड़े रेवोल्यूशन हुए थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, और जो है रेनेसा पीरियड हुआ था, और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे ज्यादा कार्ल मार्क्स को जो इन्फ्लुएंस्ड करता है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड करता है, क्योंकि वहीं से इनका जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी निकल करके आती है। ये ज्यादातर जो है उसको अच्छे से इन्होंने स्टडी किया कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स बन गया है, और वहां पे किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एंड ही एक्सप्लोर दैट, एंड ही मतलब उसको उन्होंने उजागर किया, उन्होंने बताया समाज में कि किस तरीके से समाज में ये चीजें आपको एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में डाला जा रहा है। हम्म हाँ हाँ। और आपकी जो सरप्लस वैल्यू जो जनरेट हो रही है उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम्म। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे मतलब एक तरीके से अवेयर किया सोसाइटी को इस चीज एक्स्ट्रा से। टाइम लेके लोगों से काम कराना या फिर गिफ्ट दे देना, कंपनी में जैसे वर्कर है उनको छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे देना, और जो भी पैसा उनको मतलब उनको प्रॉफिट हुआ, वो तो उनको ज्यादा पैसा प्रॉफिट हुआ, बट वर्कर के मन में ये है कि मुझे गिफ्ट मिला। बिल्कुल। तो इसी के इर्द गिर्द इनका घूमता रहा, और उसके बाद काफी चीजें इन्होंने वहीं से, इनका मार्क्सिज्म जो एक चीज आई थी, एक अप्रोच आई थी, वो चीज निकल के आई थी। वैसे कार्ल मार्क्स सोशोलॉजिस्ट नहीं थे, बट उनका काफी बड़ा एक रोल जो है सोशोलॉजी पे रहा, और सोशोलॉजी में उन्होंने एक मतलब अपना एक स्पेस जो बनाया। सोशोलॉजिकल, हाँ, एक सोशोलॉजिकल जो थ्योरीज निकल करके सामने आई, और फिर उसके बाद जो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट निकल करके आए, तो वो इन्हीं के थ्योरीज से निकल करके आए, और हम उसको जो है सोशोलॉजी में पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज से। उसके बाद कई सारे अलग अलग थिंकर्स ने अपना उस पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे काम किया, और इंडिया के भी काफी सारे थिंकर्स हैं जो कि एक मार्क्सिस्ट अप्रोच से ही चीजों को बताते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे निकल के सामने आई। सो ये एक चीज थी। और यस रोली, अगर तुम बोलना चाहो कुछ। यस रोली, इफ यू वांट टू स्पीक, अगर बोलना चाहो तो माइक ऑन करके बोल सकती हो, इफ यू कंफर्टेबल। इट्स ओके, लग रहा है कि रोहित अभी। बोलना चाहती है, जो भी अदर पर्सन है वो भी तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं जो अदर पर्सन यहाँ पे कमल जुड़े हैं, अगर वो बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं। अगर वो चाहें तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। इफ इफ यू वांट टू स्पीक, अगर वो चाहें तो बोल सकते हैं। मैंने उनका माइक ऑन कर दिया है, अलाउ कर दिया है, अगर वो चाहें तो बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा डिस्कशन बने इससे रिलेटेड। अब की बार जो क्वेश्चन आया तो वो मैं थोड़ा से डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन यही इसी डायलेक्टिकल से था, मार्क्सिज्म डायलेक्टिक के ऊपर ही आइडिया पूछा था, और उसके बाद उस एग्जामिनर ने 4 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिक से रिलेटेड वो स्टेटमेंट थे।
और उसमें आपको करेक्ट जो है चूज करना था। सो उसमें डायलेक्टिक्स को बता रखा था कि डायलेक्टिक एक एनालिसिस होती है जो कि सिंपल नहीं होती है, ना ही वन वे होती है। वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है और वेरियस पार्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है। तो जब मैंने इस चीज को थोड़ा से पढ़ा कि, क्योंकि मैंने डायलेक्टिक्स को वैसे ही पढ़ा था जनरल में कि डायलेक्टिकल एक हेगल की अप्रोच है जिसमें हम यू नो सिंथेसिस एंड और जो है एंटीथीसिस थीसिस पढ़ते हैं और एक सिंथेसिस वहां पे बीच का जो है अप्रोच निकालते हैं और फिर उसे एंटीथीसिस आता है। दैट इज ऑल वी रीड एंड वी लर्न। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो पहला स्टेटमेंट ही दिया गया वो बताया गया कि इट इज नॉट अ सिंपल, इट इज नॉट अ वन वे, बट इट इज अ बोथ टू वे अप्रोच। बट व्हाट इज दैट टू वे? तो वो चीज मैंने पढ़ी। तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने जॉर्ज रिजर में वो चीज पाई कि एक एक हैंड पे तो थिंकिंग जब हम करते हैं किसी चीज की डायनेमिक अप्रोच पे, थोड़ी सी फिलोसफिकल चीज है जो हेगल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे माइंड में जो चीजें चलती रहती हैं वो बहुत ही डायनेमिक होती है। क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसका एक प्रोसेस चलता रहता है, फिर उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है हमारे दिमाग में, कॉन्ट्राडिक्शन होता रहता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक वे में बताई कि एक तो चीज होती है जो डायनेमिक होती है, जो स्टैटिक नहीं रह सकती, वो बदलती रहेगी, आपके थॉट्स चेंज होते रहेंगे। एंड नेक्स्ट उन्होंने बताया कि क्योंकि इस सोशल वर्ल्ड में हम रहते हैं तो कुछ चीजें स्टैटिक भी रहती हैं जो कि डायनेमिक होती नहीं है, जैसे कि रिलेशनशिप उन्होंने बताया और उसी रिलेशनशिप में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन भी बताया। तो वो चीजें स्टैटिक वे से चलती रहती है। So that is how he tell about that the first question, the first statement of the question, which is already asked in the UGC NET examination. And that's and dialectics is based on the social values. ये भी क्वेश्चन में था स्टेटमेंट कि डायलेक्टिक्स जो है वो सोशल वैल्यूज पे भी बेस्ड होता है और वो सेपरेट नहीं होता है जो है सोशल फैक्ट से, वो सोशल फैक्ट से जुड़ा होता है। जो कि सोशल फैक्ट आप तो पढ़ते ही होंगे कि वो इमानुएल डर्कहाइम का कंसेप्ट है। तो सोशल फैक्ट जैसे कि वेल्थ हो गया, स्टेट हो गया, लॉ, इकोनॉमी, ये जो भी चीजें हम देखते हैं उसको हेगल ट्रीटेड करते थे एक आइडिया की तरीके से और बाद में उसको जो है कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी से जो है रिलेट करके उसको डिस्क्राइब किया था कि वो जो है पहले जो है मटेरियल आता है उसके बाद आइडिया आता है। नॉन मतलब पहले वो सोशल फैक्ट को यही बताते हैं कि सोशल फैक्ट जो चीजें हैं वो डेवलप होती हैं बट इकोनॉमी से वो डेवलप होती हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही। यस रोली। एक्चुअली मैं चली गई थी, कुछ काम था इसी वजह से। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जैसे कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे, ये सिर्फ दुनिया को समझने की कोशिश की थी। जैसे कि डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था। ये जो फिलोसोफर थे ये सिर्फ वनली जो था वो समाज को और दुनिया को समझने की कोशिश की। जैसे इनका अलग अलग तरीकों से मतलब दुनिया को समझने का था। जैसे कि कार्ल मार्क्स का यह भी था कि ये जो फिलोसोफर थे उनके विचारों और मतलब जो उनकी विचार थे उसमें जीवंत उदाहरण थे, मतलब रियलिटी में वो उदाहरण देते थे। और हाँ मार्क्स सही की जो है। और ये जो मार्क्स थे ये इनका जो फिलोसोफर था एक क्रांतिकारी था। जैसे कि मार्क्स के विचारों का आधार बना कि मतलब तुम्हारी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है वैसे दुनिया तो। की कई मतलब हेलो रोली, तुम्हारी आवाज समाजों थोड़ी में सी रुक रुक के आ रही है। बदलाव लाना था। इनका रोली, मेन आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। मतलब रोली, रोली, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी। नेटवर्क में आ जाओ। था। जैसे कि
रोली तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, हमको कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा। तो एक बार कहीं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। के मध्य जब दुनिया की एक तिहाई जब रोली आई थिंक स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल हाँ क्लियर नहीं है अभी मेरी थोड़ी आवाज? सही आई। अब अभी तो होता है ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हाँ पता नहीं क्यों, बट अभी तो सही था। ओके ओके दी। ओके, तो होता है ऐसा कभी कभी, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ जगह पे इट्स बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल काइंड ऑफ इश्यूज। सो कुछ बताना चाह रही थी बट इट्स ओके। तो तमाक्स को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड वी ट्राई, जैसे कि हमने बताया, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कार्ल मार्क्स किस तरीके से जो है डायलेक्टिकल से चीजों को लेते हैं और किस तरीके से अब की बार क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड। और हेगल को अगर हम और थोड़ा से पढ़ें तो हेगल जो है, क्योंकि आइडियलिज्म को हर चीज को देख देख के बताते हैं और एक एक्सट्रीम फॉर्म देते हैं आइडियलिज्म का। यस अब रोली, मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ 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 क्लियर आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर हैं, जैसे कि ये हम्म दुनिया को समझने की कोशिश किए थे। हम्म। और कार्ल मार्क्स का ये जैसे कि इनका जो दर्शन था वो विचारों का एक जीवंत उदाहरण लेते थे, कि वो रियलिटी में ही उदाहरण देते थे। हम्म। मार्क्स के विचारों के आधार पर ये दुनिया के मतलब कई देशों और कई समाजों को बदलने के मतलब कगार पे रहते थे। और दैट्स राइट। जब ये 20वीं शताब्दी में मतलब 20वीं शताब्दी के मध्य जब ये दुनिया के एक तिहाई देश को, जैसे कि 4 व्यक्ति हैं तो वो अलग अलग मतलब देश के नागरिक थे, तो जैसे वहाँ के जो सरकार थे या फिर समाज था वो मार्क्स के विचारों पर ही बनाए गए थे। हाँ वो मार्क्स मार्क्स के के ही विचारों, हाँ। हाँ, मार्क्स के जैसे कि मतलब बहुत सारे आइडिया थे और जैसे फिलोसोफर भी थे, जिससे पूरी दुनिया में इनका मतलब व्यापक जो मतलब प्रभाव था वो प्रचलित होने लगा। और आज आज तक भी जो ये मतलब इनकी जो फिलोसोफर है, इनकी जो समाज में बदलाव की लालसा है वो आज तक मतलब प्रभावित है। बिल्कुल। जैसे कि ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में भी बोले हैं, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बताया है, जैसे कि पूंजीवाद की मतलब ये आलोचना करते हैं। और फिर थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में मतलब क्रांति का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो हम लोग जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होता क्या है, जैसे कि ये जो कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स जिस टाइम से बिलोंग करते थे, 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, तो सही बता रही हूँ ना सर? हाँ सही बता रही है, बिल्कुल ठीक बता रही है। तो वो जो टाइम था वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का था, जैसे कि 19th सेंचुरी जब यूरोप में जैसे कि जब यूरोप में कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे पूरे मतलब यूरोप में फैल रही थी, तब उद्योग क्रांति से जो होने वाले दुष्प्रभाव थे, इफेक्ट थे, जैसे कि उनकी जो मतलब दुष्प्रभाव थे उसके औद्योगिक क्रांति से हमें मतलब साफ तौर से समाज में नजर आ रहे थे। जैसे कि वर्किंग क्लास का पावर कंडीशन, कि मतलब इसमें जैसे कि क्या बोलते हैं, वर्किंग क्लास का जो पावर कंडीशन था, एक्सप्लॉयटेशन था, पूंजीपतियों के द्वारा जो मतलब शोषण किए जाते थे,
और पावर्टी था और इकोनॉमी इनइक्वालिटी था, जैसे कि गरीबी था और जो आर्थिक असमानता थी, जैसे मार्क्स को यह सब कुछ मतलब सोसाइटी में दिखाई दे रहा था। यस, राइट। जैसे सब कुछ वर्किंग क्लास का जो पुअर कंडीशन था उसका एक्सप्लॉयटेशन पावर्टी था, जैसे मतलब गरीबी और उनका जो इकोनॉमी इक्वालिटी था जो मार्क्स मतलब सोसाइटी में देखते थे। तो उनका मतलब ये नहीं कहना था कि ये सब मैं तो देख ही रहा हूँ, बट उनका जो मतलब माइंड ऑफ प्रेजेंट था, तो वो कहते थे कि जो हमारा प्रेजेंट सोसाइटी है उसको समझना चाहता हूँ मैं। दैट मीन्स कि जिस समय वो बिलोंग करते थे, जैसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का जो समय था, जो समय काल था, जो समय पीरियड चल रहा था, उस समय की जो सोसाइटी थी वो मार्क्स को मतलब समझना चाहते थे, क्योंकि मार्क्स समाज को बदलना चाहते थे, क्योंकि वो खुश नहीं थे, जैसे कि वर्किंग क्लास एंड पावर कंडीशन को देख करके वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते थे। और लेकिन सबसे पहले वो कहते थे कि अगर हम समाज को बदलने के लिए सबसे जरूरी काम है कि हम वर्तमान को समझने की और मतलब समाज को समझने के लिए समाज के इतिहास को पहले जाके समझना पड़ेगा। राइट। जैसे कि दैट मीन्स जो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कैपिटलिज्म है, इसे समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर हम समाज को समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास को समझना होगा, और अगर हम प्रेजेंट को समझना चाहते हैं तो हमें पास्ट में जाना होगा। जैसे वो बहुत मतलब डिफिकल्ट, जैसे जो डिफरेंट स्टेज भी बताए हिस्ट्री के, जैसे कि प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, इस तरह बताया। जैसे कैपिटलिज्म हुआ, फ्यूडलिज्म हुआ, स्लेव सोसाइटी हुआ। तो इन्होंने कहा जैसे कि नियरेस्ट सोसाइटी होती है, जैसे कि अगर हम प्रेजेंट में हैं तो उसके जस्ट पास जाएंगे, फ्यूडलिज्म में जाएंगे, और फिर फ्यूडलिज्म के जस्ट पास स्लेव सोसाइटी में जाएंगे। तो जैसे क्या होता है कि ये जो जिस मतलब वातावरण में हम लोग हैं कैपिटलिज्म में, तो जैसे आजकल हम लोग के पास बंगला, गाड़ी, हर चीज सब कुछ उपलब्ध है, बट जो स्लेव में था ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे ये सब पूरी जितनी भी सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि अब हम लोग के मतलब सोसाइटी में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, पर्टिकुलर लॉ भी मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हो चुकी है, और जो हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की जो प्रक्रिया, वो भी एक प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है। तो फिर मार्क्स को लगा कि इसमें भी एक पैटर्न होना चाहिए, जो ये मैं 3 स्टेज बताई हूँ, इसमें भी एक पैटर्न होना चाहिए। इसमें मतलब ये पैटर्न ढूंढा जाए, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट जो है उसका जो कम्युनिकेशन किया जाए। पास्ट और प्रेजेंट के पैटर्न को समझ ले तो हमें जैसे कि क्या होता, स्टेबलेशन मतलब हो जाता है उसके बीच, जैसे कि प्रिडिकेशन कहते हैं, जिसको प्रिडिकेशन कर देते हैं, जैसे कि दो चीजों को मिला करके, दो मतलब चीजों को मिला के, जैसे कि पास्ट हुआ और प्रेजेंट हुआ, उस चीज को मिला करके। तो इन्होंने कहा कि ये मतलब पास्ट और प्रेजेंट को मिला करके ही मतलब किया जाता है, लेकिन वहीं पे फिर कहते हैं कि हाँ, इनको मतलब ये था, इनका मेन टारगेट यही था कि हमें मतलब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक पैटर्न ढूंढना है, जिससे कि जो हमारी मतलब भावनाएं हैं वो समाज में दिखाई दे। बिल्कुल, और बहुत अच्छा क्योंकि बताया। ये कार्ल मार्क्स जो थे, एक कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना था, मतलब उनकी एक मानसिकता थी कि मतलब मुझे ये जो कैपिटलिज्म है इसको हटाना है, और समाज इसके लिए वो एक फिलोसफर का निर्माण करना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि सर और आपने बताया कि और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होता है,
और आइडियल बेस होता है। तो मैं सिर्फ मतलब 2-4 मिनट बताऊंगी इस पे। हाँ बताओ। हाँ। जो डायलिक्टिकल मटेरियल होता है ये नेचुरल ऑफ रियलिटी पे बेस होता है। ये जो कार्ल मार्क्स होते हैं हमारे, ये मतलब हमेशा नेचुरल ऑफ रियलिटी पे ही मतलब अपनी जो थिंकिंग है उस पे रखते थे, ना कि कोई बता दिया या फिर सुन लिए या किसी से चुरा लिए, उस पे वो बिलीव नहीं करते थे। हम्म। जैसे ये यथार्थ को समझने की कोशिश करते थे कि जो हमारे सामने हुआ, आंखों से जो मैंने देखा, उसको मैं इंक्लूड करूंगा अपने मतलब बुक में या फिर अपने माइंड में। और ये डायलिक्टिकल मटेरियल ये हीगल से लिए थे, और ये मतलब जो हीगल थे बहुत ज्यादा मतलब इनसे प्रभावित हुए थे। जैसे और इसमें कहते हैं कि जो आइडिया है, जो हमारी फिलोसफर है, जो मतलब अल्टीमेट दुनिया है जो बनाई हुई है, जो हमें मतलब दिखाई देता है, जैसे कि कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव हो रहा है, कि आइडिया में हमें मतलब रियलिटी में ही दिखाई देता है। जैसे एक प्रतिबिंब होता है, अगर हम आप खड़े हो जाएं तो वो हमारी रियलिटी रिफ्लेक्टिव मतलब वो हमें कुछ मतलब दिखाई देता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, पहले आइडिया आया फिर मटेरियल आया। तो ये जो मटेरियलिज्म है ये बोलते हैं नहीं, पहले दुनिया आया फिर मतलब आइडिया आया। तो देख सकते हैं कि मतलब जो मटेरियल होता है इसमें जैसे कि हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, रिफ्लेक्टिव कर सकते हैं, ऐसे मतलब ईटीसी इसमें आ जाएंगे। और जो हमारा मटेरियलिज्म है ये रियल नहीं होता है। जो मटेरियलिज्म है, जैसे हम किसी का इनफैक्ट कॉपी करते हैं इसमें, कि अगर कोई राइटर है तो हम उनका जो थॉट है वो कॉपी कर लें। जैसे ये कहते हैं कि पहले मतलब दुनिया आया तब, मतलब जैसे कि अगर दुनिया नहीं आएगी, पहले वर्ड नहीं आएगा, तो हम लोग जो हमारे विचार हैं वो कहाँ पे रखेंगे, कैसे किसको बताएंगे, कहाँ किस सोसाइटी में जाके बताएंगे। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो रियल मटेरियल है वो वर्ल्ड में दिखाई देती है। जैसे कोई वस्तु हुआ, कोई चीज हुआ, जैसे कोई टच करने वाला चीज हुआ, ये सब मतलब हमारे मन में आता है, जिससे कि हम आइडिया बनाते हैं और विचार करते हैं, और इन सोसाइटी के मतलब सामने अपने मतलब भावनाओं को, अपनी मनोकामनाओं को, और अपनी मतलब इस जो मतलब सोसाइटी है उसका अध्ययन करते हैं। यस, बहुत ही अच्छा बोला रोली ने, और काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी उसने कार्ल मार्क्स की, अपनी जो भी उसने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बिल्कुल सही है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे आइडियाज को, और जैसे कि दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट को मिला करके उन्होंने अपना एक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया था। यस। उन्होंने हेगल से जो, हाँ हेगल से उन्होंने डायलेक्टिकल लिया, तो फियरबक से उन्होंने मटेरियलिस्टिक अप्रोच ली, तो दोनों को मिलाया और फ्यूज्ड करके उन्होंने अपना डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पेश कर दिया। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी वही चीज थी जो हेगल और फ्यूरबक जो है बताने की कोशिश कर रहे थे, बट उसको वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच या पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक अप्रोच ना बता पा रहे थे, और ना ही पूरी तरीके से आइडियलिज्म को दिखा पा रहे थे। तो उस दोनों को फ्यूज करके इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की एक अप्रोच दी, जिसमें इन्होंने एक फिलॉसफी ये करी कि सबसे पहले जो है हम मटेरियल के ऊपर फोकस्ड होते हैं, बाद में कहीं जाकर के हमारे पास जो है आइडिया डेवलप होता है, और मटेरियल देखा तो ही आइडिया आया और उससे डेवलपमेंट हुआ। तो पहले जो थीसिस आती है वो एक मटेरियल को देकर के आती है, फिर उसके अपोजिट में एक एंटी थीसिस डेवलप होती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो आपने अभी फ्यूडल सोसाइटी की बात करी, तो फ्यूडल सोसाइटी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन उस समय हुआ करता था सामंतवादी समाज में, तो उस समय जैसे किसान हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, और किसानों से काम कराया जाता था, उनकी जमीनें जो है उधार पे रखी जाती थी, उनको कर्ज पे डुबो दिया जाता था, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। इसको हम थीसिस में अगर ले लें तो उसके अपोजिट में एंटी थीसिस डेवलप हुआ, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो गई आगे चल करके, और जो उसका विरोध करने लगी, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी आई, जो कि
जिसमें लोग काम वहां भी कर रहे हैं बट वहां पे इनको वेजेस मिल रहा है, और उस वेजेस पे वो वहां पे काम कर रहे हैं अपने जो है जीवन को जीने के लिए, वहां पे इनको काम करना पड़ रहा है, और वहां पे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट एक अल्टरनेटिव उनको मिला, एक एंटीथीसिस मिला। फिर बीच का अगर हम बात करें, जिसकी बात कार्ल मार्क्स करने की कोशिश करते थे, सिंथेसिस की, यानी कि सोशलिज्म प्रतिभा। की। हाँ, सोशलिज्म की बात करने की कोशिश करना या कम्युनिज्म की बात करने की कोशिश करना, यानी कि एक रूपता और एक सामान्यता की बात करना, उसकी बात जो है कार्ल मार्क्स करते हैं। और हिस्ट्री से, जैसे बताया कि हिस्ट्री से वो ह्यूमैनिटी को देखते हैं कि कैसे हिस्टोरिकली ह्यूमैनिटी डेवलप होती गई और कैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, कैसे इवॉल्व हुई सोसाइटी। पहले तो प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी, फिर उसके बाद फ्यूडल एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, लॉर्ड्स एंड सबस से, उसके बाद हम लास्ट में सोशलिज्म और कम्युनिज्म तक जाते हैं। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। और यहाँ पे पुष्पेंद्र भी जुड़े हैं, तो आज अगर वो बोल सके तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ कार्ल मार्क्स के ऊपर अपने विचार करें और विचार कोशिश करें बताने की। और अगर पुष्पेंद्र आप बोल सके तो चलिए, लगता है शायद वो पब्लिक में होंगे या ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए कभी कदार लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो कहीं से ज्वाइन कर लेते हैं। इट्स ओके। तो मैं वही बता रहा था कि बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया रोली ने इस चीज को। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे अगर आज के टाइम में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं। तो जॉब्स जो जा रही है, तो अभी एक जल्द ही न्यूज़ थी लाइव मिंट पे, और उसमें ये लिखा हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग द जॉब्स ऑफ द ह्यूमन नाउ, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन वांट्स द कार्ल मार्क्स फॉर देयर रेवोल्यूशन। मतलब अब ह्यूमन को अब किसी कार्ल मार्क्स की जरूरत है जो उनके लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जॉब ले ले रहा है। तो इस वजह उनको कार्ल मार्क्स की जरूरत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स उन लोगों की आवाज को उठाते थे जो लोग एक्सप्लॉइट होते थे वर्किंग एरिया में या इंडस्ट्रीज में। और वो जो फैक्ट्री सिस्टम था, उसमें किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी आवाज बन करके कार्ल मार्क्स निकल के आए थे। और उन्होंने अपना एक जो है अवेयर किया था फॉल्स कॉन्शियसनेस से, जो है एक कॉन्शियसनेस की ओर लेकर के आए थे लोगों को कि किस तरीके से आपको जो है एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। और जैसे हम बात ही करते हैं कि तब इंसान ने सोचा कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए और हमारे लिए भी एक जगह होनी चाहिए। दैट इज हाउ एग्जैक्टली पर्सन अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अभी हमारे साथ रवि जुड़े हैं, तो आई थिंक रवि रवि आप बोल सके, क्योंकि आज आपको लेट हो गई आई थिंक ज्वाइन करने में। इट्स ओके अगर आप, यस रवि, इफ यू वांट टू स्पीक। लग रहा है रवि भी कहीं है, तो उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं। तो मैं यही बता रहा था। और हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्रिएट हुआ। तो जब भी प्राइमरी नीड सर्वाइवल के लिए आई, जब शुरुआत में सिर्फ इसलिए हम चीजों को, जैसे अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो उस समय लोग सिर्फ और सिर्फ शिकार करते थे, उनका हंटिंग और गैदरिंग वाली चीजें हुआ करती थी, वहां पे कोई क्लासेस नहीं हुआ करती थी, तो एक प्राइमरी नीड होती थी सर्वाइवल की। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म हुई सोसाइटी, और सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होकर के रॉ मटेरियल की ओर ट्रांसफॉर्म हो गई, और लेबर उसमें आने लगा कि रॉ मटेरियल जो है ट्रांसफॉर्म हो गया टूल्स बाय लेबर, यानी वहां पे टूल्स बनने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो ही बहुत इनएविटेबल, यानी कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक जो चीजें थी, सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चालू हो गया यहाँ पे। फिर वहां से जनरेट होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी बात हम अभी करेंगे। और
जो है वहां पे जैसे एक आपका बेस स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो डेवलप होता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन के दौरान। तो वो उसकी बात भी जो है कार्ल मार्क्स करते हैं, कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी से ही एक सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो उसकी बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने अपनी ढंग से करी थी। और अगर कोमल तुम कुछ बोलना चाहो इससे रिलेटेड कि कैसे जो है उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो यू कैन स्पीक। यस कोमल, अगर तुम बोलना चाहो। चलिए, मुझे लग रहा है कोमल की कहीं शायद नहीं स्पीक कर सकती है, इट्स ओके। तो मैं ही थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ अपने लैंग्वेज में कि क्या होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि आज हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात नहीं करने वाले थे, हम सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इसके ऊपर बात करने वाले थे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्राइब करने की, क्योंकि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से ही कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि कैसे प्राइमरी नीड जनरेट हुई, प्राइमरी नीड हुई तो सर्वाइवल करा, सर्वाइव किया और प्राइमरी नीड को फुलफिल किया। उसके बाद रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ टूल के थ्रू, मतलब रॉ मटेरियल हमको चाहिए था। उसके बाद एक सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट हुआ और सेकेंडरी नीड मतलब डेवलप हो गई, मतलब दूसरी नीड आ गई और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो, नीड के अनुसार चीजें बदलती चली गई, ये कहने का मतलब था। और उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है एक बेस स्ट्रक्चर जो था वो इकोनॉमी हो गया, और उसके बेसिस पे जो है एक सुपर स्ट्रक्चर यानी हमारी आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था वो एक कॉन्ट्राडिक्शन, वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो वहां से अराइज हुआ, एक क्लास सिस्टम जो अराइज हुआ, एक बॉर्जुअस क्लास जो वहां से डेवलप हुई कि ओन मीन्स ऑफ, यानी कि फैक्ट्री सिस्टम या इंडस्ट्री लगा करके उसमें लोगों से काम करवाना और सरप्लस वैल्यू को अपनी जेब में डाल लेना, प्रॉफिट को अपनी जेब में डाल लेना, वो एक एक्सप्लॉयटेशन का जो एक एक माध्यम वहां से चालू हुआ। तो वो चीजें हमें देखने को वहां पे मिलती हैं। इसी तरीके से जैसे कि ये कहते हैं कि एवोल्यूशन इज द लोकोमोटिव ऑफ उनका एक पूरा एक स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड कि इट्स अ मोटर ऑफ हिस्ट्री, ओके, मतलब लोकोमोटिव बताते हैं उसको। सो उसमें भी यही चीज है कि एक इंटरनल इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते हैं और एक नई इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल रिलेशन डेवलप होता रहता है। तो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता रहता है उससे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती रहती हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। हालांकि ये आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी अभी कोई बोल नहीं रहा है, तो मैं just try to speak and just try to explain these terms, okay। देखिए, जब भी सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया था, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इकोनॉमिक एक बेस बन गया, जो आप लोग समझते ही होंगे कि इकोनॉमी यानी कि पैसों के लिए लोग काम करने लगे और इस तरीके से इकोनॉमी डेवलप होने लगी। तो इकोनॉमी एक बेस थी, और इकोनॉमी बेस कैसे बनी, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से। अब इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है? देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मनी, लैंड, फैक्ट्री, मशीन, लेबर पावर। तो जो पैसा होता है, जो जमीन होती है, उसके ऊपर जो फैक्ट्री लगी होती है और उसके अंदर जो मशीनें काम कर रही होती हैं, उसके अंदर जो लोग लेबर पावर लगा रहे होते हैं, उसी को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और उसी के मतलब अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो अपना लेबर को सेल कर रहे हैं वेजेस के लिए, उसको हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो आई थिंक आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया होगा। और मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि मोड वही तरीका होता है
जिस तरीके से वो सारी चीजें चल रही, दैट इज द मोड, कौन सा मोड हम यूज करते हैं, तो उसी से ही हमारा सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए एक फैक्ट्री लगी हुई है, एक इंडस्ट्री लगी हुई है, और उसमें काफी सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो वर्कर्स जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री तो आपकी हो गई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं वो अपना जो लेबर बेच रहे हैं उसमें तनख्वाह के लिए, वेजेस के लिए, वो हो गया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। और फिर उससे जो चीजें जनरेट हो रही हैं, जैसे कि फैमिली बन रही है, मीडिया बन रहा है, एजुकेशन बन रही है, स्टेट बन रहा है, रिलीजन बन रहा है, लॉ बन रहा है, ये क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है, एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है। तो आपने समझा मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि इकोनॉमी जो बेस है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, उससे जो है एक सुपर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ओके, और यही जो तरीका है प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम मोड ऑफ प्रोडक्शन करते हैं या इकोनॉमी का बेस भी कहते हैं। ठीक है, सो इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी कॉमन, एंड इन टुडेज सोसाइटी वी सी दैट, आज की सोसाइटी में भी हम यही चीजें देखते हैं। हम भी किसी ना किसी जैसे फैक्ट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, कंपनीज में काम करना चाह रहे हैं। आई मीन टू से दैट कि मतलब जो आज का यूथ है वो ऐसा काम करना चाह रहा है। हम लोग तो खैर एक प्रोफेसर के रूप में काम करना चाह रहे हैं, बट इट इज जस्ट लाइक सेम, यू इफ यू थिंक अबाउट दैट, इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। तो कि अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें उसको, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली समझ में आएंगी। सो रोली, अगर तुम इसके ऊपर थोड़ा अपना पॉइंट रखना चाहोगी, मैंने कोशिश करी है बताने की। यस रोली। अच्छा, मुझे लग रहा है वो भी नहीं बोल पा रही। इट्स ओके, आज ज्यादातर लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अकेले मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स ओके। कोई बात नहीं, कभी कदार होता है कि लोग आते हैं बट इतना नहीं स्पीक कर पाते हैं, कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, और उनके उस टाइम में ही कुछ इंटरप्शन आ जाता है, बट इट्स ओके, इट वाज हैपेंस विद मी आल्सो। ओके, सो मैंने आई थिंक आज काफी हद तक ये चीजें आपको समझाने की कोशिश करी, रोली ने भी काफी हद तक चीजें समझाई, और कोमल ने भी अपनी तरीके से उस चीज को जितना भी वो बोल पाई तो वो समझाने की कोशिश करी। अभी कार्ल मार्क्स को आज हमने थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन समझा कि कार्ल मार्क्स जो है एक फिलोसफिकल थिंकर हैं, वो दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि रोली ने कहा, और उन्होंने दुनिया को जानने में काफी समय और काफी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाया अपना, एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज थी उससे रिलेटेड, और उसका यूसेज काफी जगह और काफी सब्जेक्ट्स में किया जाता है, और काफी सब्जेक्ट्स में हम इनको पढ़ते हैं। उसी तरीके से सोशलॉजी में भी हम सोशलॉजिकल थ्योरीज में कार्ल मार्क्स की थ्योरीज को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी को। अगर आपको इकोनॉमी समझनी है, इकोनॉमी को जानना है, इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई और कैसे जो है एक क्लास सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आया, कैसे एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइट करता है सोसाइटी को, कैसे फॉल्स कॉन्शियसनेस आती है सोसाइटी में, और कैसे आज के समय में कार्ल मार्क्स का क्या रोल है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या कार्ल मार्क्स की थ्योरीज आज भी उतनी ही काम कर रही हैं? जैसे अभी लास्ट ही आई थिंक कल की परसों की बात है, एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट जो हमारे भारत के ही थे, सीताराम येचुरी, जो कि कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव से ही आते थे, जो कि मार्क्सिज्म को ही मानते थे, उनकी डेथ हुई। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी आप पढ़ें जा करके कि वो उनके आइडियोलॉजी क्या थी, और कम्युनिज्म जो भारत में डेवलप है, क्योंकि भारत में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो उसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी एक मार्क्सिज्म से ही डेवलप हुई है। तो मार्क्सिज्म के जो रोल है और वो किस तरीके से एक नया पॉलिटिकल इकोनॉमी को डेवलप कर सकी सोसाइटी के अंदर, उसको जानने की हम आगे भी कोशिश करेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अभी हमने डिस्कशन इतना नहीं किया है, या कैपिटलिज्म को लेकर के उतना डिस्कशन नहीं किया है, तो कल हम मिलेंगे तो कैपिटलिज्म और
क्लास कॉन्फ्लिक्ट को और भी डिस्कस करेंगे। आज मैंने थोड़ी चीजें बताई, थोड़ी चीजें रोली और कोमल ने आज स्पीक करके बताने की कोशिश करी। मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें। मैं डेली बेसिस पे इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि इसका निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सकते हैं कि यहाँ पे आकर के हम क्यों बोलें, क्या करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हम अपना टाइम पढ़ाई में भी लगा सकते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे हम कोई ऐसा वैसा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरी नहीं भैया, चीज, यहाँ आके बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं कैसा होता होगा, क्या होता होगा। आज हम घर पे थे इसलिए हमें लगा कि एक बार ज्वाइन करे, देखे कैसा लगा। मतलब बोलने का जो, अगर हमें जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके आगे बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ इंटरव्यू में भी ना बोलना होता है। हाँ हाँ हाँ, हिचकिचाहट और जो भी तरीके का प्रॉब्लम है वो काफी अच्छा हो जाएगा इससे। बिल्कुल। और बहुत मतलब आप समझो कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो या आप कहीं अभी अपना पेपर रिप्रेजेंट करोगे यूनिवर्सिटीज में, जब आएगा आपका समय पीएचडी थीसिस या पीएचडी के पेपर को रिप्रेजेंट करने का समय आता है, तो वहां पे सामने आपके ऑडियंस बैठी होगी, पब्लिक बैठी होगी, और उसके सामने आपको रिप्रेजेंट करना होगा वो चीज। तो वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है, साथ ही साथ वहां पे आपकी नॉलेज, कोई क्वेश्चंस मतलब कोई आपको पेपर नहीं देना है, बल्कि आपको वहां पे अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं आप क्वेश्चन को। हाँ एक्सप्लेन करना है, अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करना है। जो भी आपने रिसर्च किया या जो भी आपने पढ़ा समझा उसको एक्सप्लेन करना है। और आप अगर, बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं, आप शायद उन चीजों को जान भी नहीं पाते हो। आपके टीचर्स ही, अगर मैं कह दूं, अंतरा मैम तो बहुत सारे डिस्कशन में जाती हैं, क्योंकि वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, तो कई सारे सेमिनार्स में वो जाती हैं, अपनी बात को रखती हैं। उसी तरीके से आप प्रोफेसर मात्रे चौधरी को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेजेंड्स हैं जो है सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की, जेएनयू की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वो बहुत जगह जाती हैं, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की जो है इस समय चेयरमैन है वो। और जो है इस समय आई थिंक वो पेपर, रिसर्च पेपर पे कई जगह अपनी रीजनल कमेटी बना करके कुछ लोगों के पेपर्स भी मांग रही हैं, अगर वो अलग अलग मतलब रीजन वाइज जो है प्रोफेसर को डिसाइड किया गया है। तो इस तरह की चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज करती रहती हैं उनको। और वहां पे क्या होता है कि प्रोफेसर आते हैं और वो पढ़ाते नहीं है, बल्कि उनको टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक में वो अपना पॉइंट रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। क्योंकि आप एक प्रोफेसर बनने वाले हो, आप एक रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हो, तो आपकी जो नॉलेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको जब भी कभी मौका मिले बोलने का, तो आपके पास पॉइंट रहे बोलने के लिए। आप ये ना कह सको कि नहीं अभी मैं बोल नहीं सकती या नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं हूं, पढ़ के नहीं आया हूं। तो पढ़ पढ़ तो आप चुके ही हो, और आप अभी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो अभी भी धीरे धीरे, उसको कन्वे करना भी सीखो। क्योंकि अगर आपने जो पढ़ लिया उसको आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो, सामने बोल नहीं पा रहे हो, सो हाउ कैन यू सक्सीड इन योर लाइफ। आने वाले समय में आपके सामने सात सात प्रोफेसर बैठे होंगे। मेरा लास्ट जो इंटरव्यू था, मैंने सात प्रोफेसर के सामने अपना इंटरव्यू दिया था। 7 प्रोफेसर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दे आर not only questioning to me, they want some kind of a descriptive knowledge from me। वो चाह रहे थे कि मैं उनके सामने चीजों को एक्सप्लेन करके बताऊं। हाँ रूली, तो हम वही चीज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि आज मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा था कि मैं थोड़ा मतलब बहुत स्पीड में बता दी सब कुछ, तो मुझे थोड़ा स्लो स्लो बोलना नहीं, चाहिए था। हाँ कोशिश, देखिए ऐसा है कि बोलने का वही ना तरीका डेवलप होगा, जैसे जैसे आप बोलोगे ना, तो आपका स्लो, जैसे पॉज लेकर के बोलता है कोई, कोई बहुत स्पीड में बोलता है, बहुत गलीबल टॉकर होता है या स्पीकर होता है, वो एक तरीका होता है। आप बोलिए, आप बुक्स पढ़ते होगे, तो बुक्स में जो सैल्यूटेशन लिखा रहता है, यानी कॉमा लगा रहता है, वो कॉमा इसलिए थोड़ी ना लगा रहता है, वो कॉमा इसलिए भी लगा रहता है कि जब आप पढ़ें तो वहां पे पॉज लें हल्का से, फुल स्टॉप जब रहता है तो हाँ, वहां पे थोड़ा लंबा सा पॉज। ब्रेक ले लें वहां पे। हाँ हाँ, तो ये इसीलिए चीजें होती है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी, जब आप बोलोगे तो धीरे धीरे आएंगी।
यस कोमल। नहीं, मतलब मैं अच्छा तो बोल रही थी, लेकिन आज मुझे ये कार्ल मार्क्स का ना बहुत स्पीड में बोल दी। अच्छा इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बट बहुत अच्छा बोला, एक्सप्लेन किया अपने तरीके से, जो भी चीजें आती थी उसको एक्सप्लेन किया। बहुत ही अच्छा है, मैं सुनता हूँ जब रिकॉर्डिंग यहाँ पे जब होती हाँ, है मैं तो भी सोने मुझे से पहले मैं सुनती हूँ। एक बार क्या होता है, जैसे आप देखो कि आप जब बाहर टहल रहे हो या मतलब आप आपके पास कोई काम नहीं है, जब आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग ही सुन लो, आपको कुछ तो नॉलेज मिल ही जाएगी ना। ये भी है। हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो फिर मैं किचन में जाती हूँ रोटी बनाने, तो फिर ये वही काम करती हूँ। देखिए मैं ये शाम को क्यों रखता हूँ 5 बजे, क्योंकि मान लीजिए दिन भर आपने पढ़ाई लिखाई करी, और अभी अभी तो क्योंकि कोई टीचर इतनी क्लासेस एकदम शेड्यूल से ले भी नहीं रहा है। हाँ, प्रॉपर और तरीके से नहीं ले रहे हैं क्लास। अभी अभी आगे जब रिजल्ट अभी आने वाला है, तो रिजल्ट जब आ जाएगा, जब आपकी क्लासेस एकदम सारे शेड्यूल्ड लोग में। आएंगे डिस्कशन में। हाँ हाँ हाँ। तो एग्जाम वही जितना करीब आएगा तब उतने आएंगे लोग। तो अच्छी बात है, आए लोग, और मैं चाहता हूँ कि बोलें, यहाँ पे तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो आप अब यहाँ पे आके बोलिए, और आप भैया जब पर बोलो। यहाँ पे ये जो है ना, मतलब ग्रुप का लिंक शेयर किए हैं कई सारे ग्रुप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो जो है वही है कि कोशिश करनी चाहिए, जब आइडियाज आने लगेंगे धीरे धीरे तो आप बोलते चले जाएंगे, और बिकमिंग अ गुड स्पीकर, बिकमिंग अ गुड टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए गुड स्पीकर भी होना चाहिए। ये आज मैंने द हिंदू में पढ़ा है, आज द हिंदू में लिखा हुआ था कि एक टीचर इंटरव्यू के लिए गई, और उससे प्रिंसिपल ने ये पूछा कि एज एन टीचर व्हाट यू want to convey. So she says that I want to becoming a reflective teacher. मैं एक रिफ्लेक्टिव टीचर बनना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ रखा है उसको मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ सामने समाज के। तो वो चीज एक अच्छी चीज है, अगर आप एक रिफ्लेक्सिव टीचर बन पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ समझा है, अभी भी आप जो पढ़ रहे हो उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो सामने वाले के, मतलब बच्चों को समझा पा रहे हो, देन इट इज वेल, वेरी गुड। अदरवाइज आपने अगर सिर्फ एक बंधे हुए इन्वायरमेंट में आपने रटा कुछ और जा करके सिर्फ उसको बता दिया, तो वो बच्चा उतना अच्छे से आपको लेगा नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि जो मेरे, जब मैं बीटेक कर रहा था, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से आता हूँ, तो एक टीचर हमारे यहाँ हुआ करते थे, संदीप सर। तो उनकी खासियत ये थी, क्योंकि वो हमारे सीनियर भी थे और बाद में वो उसी कॉलेज में पढ़ाने भी लगे थे हम ही लोग को, तो हम उनसे ज्यादा इसलिए भी पढ़ते थे, और मैं आपको यकीन बताऊं कि उनसे वो बच्चे भी पढ़ते थे जो पढ़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके बताने का तरीका अलग था और टीचरों से। वो वो मतलब एग्जाम्पल्स देते थे, वो खुल करके चीजों को बताते थे। और एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर आप जो है और टीचरों की तरह एकदम कंसेप्ट से चीजों को नहीं बताते हैं, आप थोड़ा खुल करके चीजों को बता पाते हैं। बाकी टीचर जैसे लगता है बंद करके चीजों को बता रहे हैं, उनको जितना कहा गया है उतना ही पढ़ा रहे हैं। जब तक आप बच्चों से एक रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करोगे ना, तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। अब वो चीजें आपको तभी आ पाएंगी ना जब आप बोलना सीख पाओगे। जब आप बोलोगे ही नहीं, डरोगे, अंदर ही डर के रखोगे, यानी सिर्फ आप एक डेफिनेशन बता करके क्लास में चले आओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे आपको उतना अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि कोशिश है यही यहाँ पे, वो चीज करने की, आपके अंदर वो चीज जगाने की। और आप खुद में वो चीजें जगाओगे, आपके अंदर है, बस आप डरते हो। आपके अंदर वो जो डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप शायद एग्जाम में भी नहीं स्कोर कर पाते, उसकी वजह से। तो वो चीजें आप भगाओ धीरे धीरे, वो चीजें हट जाएंगी। ओके। तो पीयूष भी जुड़ी हैं, बट आई थिंक आज काफी लेट हो गई, अभी तो मैं इसको वाइंड अप करने वाला था। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा लगा कोमल, आज तुम आई और बोला तुमने पहली बार, और आई थिंक तुम्हें अच्छा लगा होगा। और कोशिश करो कि ऐसे ही अगर समय मिले तो आ जाया करो। हम यहाँ पे 5 बजे वैसे करते हैं इसको, और
डेली बेसिस पे एक मतलब 5 PM इसलिए भी डिसाइड किया है क्योंकि सबकी सहमति से डिसाइड हुआ, बट आगे चल करके अगर टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ा या कभी और भी करना पड़ा तो वी विल गो विद दैट आल्सो। ओके, सो पीयूष आए, बट आई थिंक काफी लेट हो गई है, अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं फिर भी। यस। जी सर, थोड़ा लेट हो गई हूँ आज, और थोड़ा कोई काम बात था सर, इसी वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप आती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप आती हैं, बोलती हैं, और आज खैर लेट हो गई आप, कोई बात नहीं, कल बोलिएगा और हम कोशिश हाँ सर, करेंगे कि बिल्कुल कल बोलो। हाँ, हाँ, हाँ। और कोशिश करिए यहाँ पे आइए, खुल के बोलिए और डरिए मत, और अच्छे से अपने जो भी हम टॉपिक रखते हैं, चाहे तो आप प्रिपेयर करके भी आ सकते हैं या वैसे भी आ सकते हैं, आप जो भी मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं या डायरेक्टली जो आपने पढ़ रखा है वो भी कन्वे कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलते हैं। कार्ल मार्क्स को अभी हम और उनके कैपिटलिज्म और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी थोड़ा समझेंगे कल, और कैसे सोसाइटी एलिनेशन अभी कंसेप्ट बचा हुआ है उसको भी थोड़ा से कल पढ़ लेंगे, और कैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमाइल डर्कहाइम तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है थोड़ा थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे। तो जी सर। चलिए कल फिर मिलते हैं। और आप सबसे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए यहाँ पे बोले, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप आते रहें। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, थैंक यू सर। और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, जी सर। ओके, थैंक यू।